आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। क्या क्या डिफरेंट मेथोडोलॉजी है ट्रांजिस्टर बायसिंग का, लेकिन हम लोगों ने कल बॉर्डर कर चुके थे कि देयर आर 4 मेथोडोलॉजी टू बायस द ट्रांजिस्टर। तो इसको यहाँ पर हम लोग ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बायसिंग का यहाँ पर सेंस क्या हुआ। कि ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन में कि 2 बैटरी यूज करते हैं, इनपुट में एक बैटरी यूज करते हैं, एक आउटपुट साइड में बैटरी करते हैं। एक इनपुट वाले को फॉरवर्ड बायस, आउटपुट वाले को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बायसिंग में जो प्रॉपर हम लोग यहाँ पर 4 मेथोडोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, उससे हमें ये बेनिफिट होगा कि अगर हम प्रॉपर बायसिंग कर लें तो एक तो बैटरी एक यूज करके और सेम टास्क हम करा सकते हैं, राइट। और साथ में साथ अगर मान लीजिए कि उस बायसिंग को अगर हम प्रॉपर नहीं करेंगे तो कई सारे उसमें नॉइज आउटपुट में आ सकता है अगर प्रॉपर बायसिंग नहीं है, राइट। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजी जो है कि फर्स्ट है फिक्स्ड बायस और कह सकते हैं बेस बायस, और सेकंड वन इज बेस बायस विद एमीटर फीडबैक, एंड थर्ड वन इज कलेक्टर टू बेस बायस, right, and fourth one is voltage divider bias with ammeter bias, right। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड बायस क्या होता है या फिर बेस बायस क्या होता है, राइट। इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो इसको हम फिक्स्ड बायस को ये भी कह सकते हैं कि ये बेस रजिस्टर मेथड है, राइट। बेस के क्रॉस हम अगर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, रजिस्टर अगर यूज करते हैं तो उसके थ्रू से हम प्रॉपर बायसिंग ट्रांजिस्टर को कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर का जो मेन एप्लीकेशन है एम्पलीफिकेशन में यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। तो उसमें जो इनपुट सिग्नल अगर हम दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल प्रॉपर वे में आउटपुट में एम्पलीफाई होकर के आया, तो उसके लिए ये बेस जो बायसिंग है ये रिक्वायरमेंट है। यानी हम कह सकते हैं एक टर्म आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन का ये सिग्निफिकेंस है कि कोई उसमें क्लिपिंग ना हो, तो सिग्नल जो एम्पलीफाई होकर हो रहा आ रहा है वो आउटपुट में उसमें कोई क्लिपिंग ना हो, उसके लिए हम डिफरेंट बायसिंग कर सकते हैं। तो इसमें इवन इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज पे हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। तो इसको कंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर देख सकते हैं हाई रेजिस्टेंस, दैट इज RB, resistance across base, and that the value of this RB is approximately in kilo ohm, and that is connected between the base and positive end of the supply for NPN transistor connected in common ammeter mode operations, right। तो यहाँ पर उस चीज को देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन जो हम लोगों ने डिस्कस की है कि यहाँ पर एक बेस रजिस्टर, यहाँ पर ये NPN ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, NPN, राइट। NPN ट्रांजिस्टर है, एमीटर कॉमन है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखे हैं, उसमें से हम NPN को यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। तो जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के टर्मिनल पे एक सिंपल जस्ट यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस बेस रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया गया है, राइट, और उसका दूसरा टर्मिनल कॉमन है। सो इसके जस्ट अपोजिट अगर PNP ट्रांजिस्टर में हम बात करें तो दैट RB इज कनेक्टेड बिटवीन द बेस एंड नेगेटिव एंड ऑफ द सप्लाई। यहाँ पर ये जो RB है NPN ट्रांजिस्टर में, जस्ट क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरह से हमारा मोटो ही था कि सिंगल बैटरी इकोनॉमिकल कंडीशन अप्लाई करके हमने सिंगल बैटरी से बायसिंग कर दी, कि हमें ये पढ़ रखे हैं कि बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर और एमीटर को रिवर्स बायस में करना होता है, राइट। तो यहाँ पर सिंगल बैटरी से इसको बायसिंग कर दिया गया। तो जस्ट PNP ट्रांजिस्टर में RB दैट इज कनेक्टेड इन बेस एंड नेगेटिव एंड सप्लाई, तो उसमें वो फॉरवर्ड और रिवर्स का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। So in this circuit, the quotient base that is and the collector current are provided by a single battery of voltage VCC, right। पावर सप्लाई को जो हम यूज करते हैं उसको यहाँ पर अपर केस में यूज करते हैं, कलेक्टर के क्रॉस से सप्लाई यूज किया गया है, सिंगल सप्लाई, राइट, दैट इज बाय VCC,
and this base is the ammeter base junction in the forward direction. ये ammeter base जो junction है इसको forward base हम कह सकते हैं, right? And the collector base junction in the reverse direction. अब यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव दे दिया तो ये रिवर्स बायस हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया, ये पी टाइप है, ये पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस है, राइट? एक सिंगल बैटरी से इसकी बायसिंग का कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया, राइट? So the value of this base resistance that is suitably adjusted so that the required base current IB and अपने प्रोडक्ट है collector current is equal to beta IB that can flow through the circuit. इसकी वैल्यू पार्टिकुलर हम सेलेक्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे बेस रेजिस्टेंस की, सो दैट की कलेक्टर करंट प्रॉपर सर्किट में फ्लो। इस बेसिंग का एक्सटर्नल बैटरी का क्या हुआ मीनिंग, इनपुट तो हम यहाँ पर एसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैटरी अप्लाई करने का मीनिंग है कि उसमें कोई भी क्लिपिंग ना हो, सिग्नल इनपुट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आउटपुट में हमें एज इट इज एम्पलीफाई होकर के मिले, उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो, राइट? तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। द बेस करंट दैट इज सेलेक्टेड द ऑपरेटिंग पॉइंट, इस तरह से बेस करंट सेलेक्ट किया जाता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट लाइज अप्रॉक्सीमेटली एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन। जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर का पढ़ रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में लोड लाइन फाइंड आउट की है, तो उसमें उस लोड लाइन के सेंटर में वो लाई करना चाहिए, राइट? नहीं तो अगर सेंटर में अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, फिर उसमें हम कह सकते हैं कि जो इनपुट सिग्नल है उसमें भी क्लिपिंग हो सकता है, आउटपुट सिग्नल है उसमें भी क्लिपिंग हो सकती है, राइट? अगर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं करते। So the magnitude of this resistance RB can be calculated by applying Kirchhoff's law। बेसिक अपने प्लस टू में जो KVL Kirchhoff's के दो लॉज पढ़ रखे हैं, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ, यहाँ पर यूज कर लेते हैं, राइट? तो इस सर्किट में Kirchhoff's वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। इस सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक VCC पावर सप्लाई, सिंगल पावर सप्लाई यूज कर रखे हैं और बेस के क्रॉस एक रजिस्टर कनेक्ट कर रखे हैं और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, RB, राइट? और जो करंट बेस में फ्लो हो रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया गया है, राइट? दैट इज बेस करंट, राइट? और बेस टू एमीटर वोल्टेज, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पर बात हो रही है, राइट? सो जो बेस एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज VBE, वोल्टेज अक्रॉस बेस टू एमीटर, राइट? तो इसमें हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किए, तो क्या हो जाएगा दैट इनपुट सप्लाई VCC that will be equivalent to voltage drop across RB, that means the current or into resistance IBRB plus this voltage across base to ammeter, right? So this equation provided the base ammeter voltage VB that is known, since VCC is usually several volts, ये VCC around 5 to 6 volt होता है, while voltage across base ammeter that is usually less than 0.1 volt, तो ये 0.1 वोल्ट अप्रॉक्स होगा और 5 to 6, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में, इसकी वैल्यू हम VCC के कंपैरिजन में VB की वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज VCC is approximate equal to IBRB, ये डोमिनेट करेगा, 0.1 वोल्ट है इसकी की वैल्यू है, तो यहाँ से हम जो रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मैथमेटिक्स से हमें पता चल रहा है और सर्किट कंस्ट्रक्शन से कि किस तरह से सर्किट फिक्स्ड बायस होता है ना, बायसिंग जो है वो फिक्स्ड है सर्किट में, राइट? सो RB is equal to VCC, just RB is equal to VCC upon I. So the supply voltage VCC being fixed, so कोई particular fixed value है, and once the resistance RB is selected, इसकी वैल्यू कोई particular value हमने select कर ली है, then the base current
IB is also fixed, है ना, ये भी फिक्स है वैल्यू, ये भी फिक्स है, तो बेस करंट सर्किट में ये प्रॉपर वे में बेस करंट फ्लो होगा, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, डिस्टॉर्शंस नहीं, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ फिक्स्ड बेस सर्किट, राइट, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज रेजिस्टेंस मेथड, है ना, यहाँ पर लिखना बेस रेजिस्टेंस मेथड, रजिस्टर मेथड, रेजिस्टेंस को एक पार्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करके और उसके क्रॉस हम बेस करंट को फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड कई सारे पैरामीटर और भी है जिसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है, थर्मल रनवे का जो फैक्टर है उसको भी इसमें हम बॉर्डर करेंगे, और सारे पैरामीटर्स डिफरेंट मेथडोलॉजी में डिस्कस करेंगे। So let us consider output circuit and the collector current IC that flows through the resistor RC is given by ये सर्किट डायग्राम में एक माइनर मिस्टेक था, यहाँ पर ये RC है, सेकंड डायग्राम में ये RC है और रेजिस्टेंस अक्रॉस कलेक्टर, और ये जो करंट यहाँ पर फ्लो है दैट इज IC कलेक्टर करंट, राइट, और यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर दैट इज VC। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी किरचॉफ्स वोल्टेज को अप्लाई कर लेते हैं। So apply according to Kirchhoff's voltage law, the output section VCC that is equivalent to ICRC, RC के क्रॉस ये वोल्टेज हो गया प्लस VCE, right? So this value voltage of VCC that provide the voltage across the resistor RCC, that is ICRC, and also voltage across collector ammeter terminals of the transistor. So the voltage drop ICRC can never be more than the supply voltage VCC. अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इवन आप जस्ट कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये पूरी की पूरी वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो गया, VCC is equal to this VC, राइट, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। तो हमेशा ICRC उससे कम ही होगा, so voltage drop ICRC can never be more than the supply voltage VCC. Therefore we can say that this VCC is equivalent to ICRC, right. तो इसकी वैल्यू इसमें लेस देन होगा, दैट मींस वी कैन से दैट दिस IC कलेक्टर करंट दैट इज लेस देन और इक्वल टू VCC अपॉन RC। ये इक्वेशन नंबर 4.23 से हम कलेक्टर करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर का फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ VCC दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन that will be equivalent to this VC, just transpose कर लीजिए, VC is equal to VCC minus ICRC, ये इक्वेशन आ जाना है। अब इसमें कंडीशन अप्लाई कीजिए, when the transistor is in saturation then VC is almost 0 and the collector saturation current that is given by that saturation current IC saturation that is given by VCC upon RC, right? ये फॉर्मुलेशन हम ध्यान रखेंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर दैट S that is defined by change in collector current to the change in ICO, right? So ये इक्वेशन हमने पढ़ रखे हैं, द कलेक्टर करंट फॉर अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर दैट इज गिवन बाय IC is equal to beta IB plus beta plus 1 ICO, राइट। ये जनरल इक्वेशन आपने पढ़ रखे हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए कलेक्टर करंट का इक्वेशन, राइट। इवन बीटा अल्फा बीटा में रिलेशन आपने कर रखे हैं, राइट। सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये फॉर्मुलेशन आपने कर रखे हैं प्रीवियस सेमेस्टर में, इसको एक बार आप चेक आउट कर सकते हैं। सो द if the quotient point is selected in the active region of common emitter output characteristic, that is alpha is constant, alpha की particular value कोई ना कोई constant होगी,
एंड इनडिपेंडेंट ऑफ द कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज पे वो डिपेंड नहीं करेगा। Therefore इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ICO, right? Then this S that is equivalent to DIC upon DICO, ये अल्फा कांस्टेंट है, बेस करंट जो हमने फिक्स कर लिए थे, फिक्स प्राइस कर लिए थे, राइट? तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट? दिस DIC अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में विद रिस्पेक्ट टू हम IC कर रहे थे, तो ये हमारे पास केवल 1/1 माइनस अल्फा रह जाएगा, एंड 1/1 माइनस अल्फा दैट इज इक्विवेलेंट टू बीटा प्लस 1, राइट? ये इक्वेशन को डेरिवेटिव करते हुए ध्यान रखेंगे कि इसको फर्स्ट टर्म 0 हो गया, DIC अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कलेक्टर करंट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू ICO, ये टर्म तो 0 हो गया, ये टर्म जो डिफरेंशिएट करेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये जस्ट कांस्टेंट टर्म है, तो ये जस्ट कॉमन हो जाएगा, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/1 माइनस अल्फा दैट इज इक्विवेलेंट टू बीटा प्लस 1। तो इसको समझने के लिए क्या फर्क पड़ सकता है, इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड जो टर्म है, सो इफ बीटा इज इक्वल टू 100 देन S इज इक्वल टू 101, यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर आप देख सकते हैं कि बीटा की वैल्यू अगर हम 100 लेते हैं तो जो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो 101 हो जाएगा, व्हिच मींस दिस कलेक्टर करंट चेंजेस 101 टाइम्स as much as any changes in ICO. This means that IC is very dependent upon ICO. Collector current ICO को depend करता है, and hence upon the temperature. तो collector current temperature पे भी depend करेगा. So the circuit cannot provide a stable operating point. यानी कि जो हम लोग लोड लाइन में ऑपरेटिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ द डिवाइस उसके ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों चेंज होगा, क्योंकि कलेक्टर करंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एंड देयर एग्जिस्ट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्मल रनवे। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल रनवे हो सकता है। थर्मल रनवे क्या था कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस का हो सकता है, वो ट्रांजिस्टर बर्न हो सकता है। तो इसके हम डिसएडवांटेज में कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं है, स्टेबलाइज्ड ये बायसिंग नहीं है, इसको और भी मॉडिफिकेशन इसमें रिक्वायरमेंट है, जो कि नेक्स्ट और सारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसके एडवांटेज नो डाउट है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉलो करते हैं। First advantage, that is a fixed bias circuit, is very simple as it requires only one resistance RB. हम इसको बायसिंग कर सकते हैं एक सिंगल रजिस्टर RB से, राइट? और उसको बहुत ही इजीली डिजाइन कर सकते हैं। So it is very easy to fix the quotient operating point anywhere in the equilibrium of the characteristics by simple changing the value of RB. मेन जो बेस इसकी वैल्यू अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके कलेक्टर करंट की वैल्यू पे इफेक्ट हो रहा है, तो उसके वैल्यू से हम ऑपरेटिंग क्वोशेंट ऑपरेटिंग पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव रीजन में, राइट? एंड थर्ड वन इज देयर इज नो लोडिंग ऑफ द सोर्स बाय द बायसिंग सर्किट सिंस नो रजिस्टर इज एम्प्लॉयड अक्रॉस बेस एमीटर जंक्शन। बेस एमीटर जंक्शन के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस रजिस्टर नहीं हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है, राइट? इसलिए उसमें कोई लोड की रिक्वायरमेंट नहीं, राइट? सो अ फिक्स्ड बायस सर्किट प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिजाइन, राइट? फिक्स्ड बायसिंग में ये हमें बेनिफिट होता है डिजाइनिंग, राइट? सो देयर आर डिसएडवांटेज, दिस मेथड प्रोवाइड्स पुअर स्टेबलाइजेशन, यानी ये प्रॉपर नहीं, थर्मल रनवे इसमें हो सकता है तो स्टेबलाइज नहीं है, प्रॉपर वे मतलब 100% हम नहीं कह सकते हैं। सो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द कलेक्टर करंट इंक्रीज। हमने देखा कि ICO में हम माइनस से चेंज कर रहे हैं तो कलेक्टर करंट में 101 टाइम्स चेंज हो रहा है, राइट? अगर बीटा की वैल्यू, बीटा क्या है, अल्फा बीटा, these are the parameters of transistor. So and there is no check on it, hence the operating point is not stable. Operating point change नहीं होना चाहिए और
सही होता है एम्प्लीफिकेशन के लिए डिवाइस। ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो सकता है अगर हम ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं, यानी बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस रीजन से हम उसको इसको कह सकते हैं कि इसमें ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेज है। द स्टेबिलिटी फैक्टर एस इज वेरी लार्ज इन अ फिक्स्ड बैच सर्किट व्हिच इंडिकेट्स पुअर थर्मल स्टेबिलिटी, राइट। हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा आता है फिक्स्ड बैच सर्किट में, एंड दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन थर्मल स्टेबिलिटी, राइट। थर्मल रनवे जिसको कह सकते हैं, और देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ थर्मल रनवे। तो जो बेस बैच है या फिर बेस रजिस्टर मेथड है, ये इसमें डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक्स है एक, और इसमें है फोर्थ वन इज when a transistor is replaced by another with different value of beta, even हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर को ही रिप्लेस कर सकते हैं, the collector current IC also changes। क्यों? क्योंकि कलेक्टर करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, IC इक्वल टू बीटा है, यानी कि हमने बीटा चेंज कर दिया, यानी कि ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया, तो ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे तो बीटा की वैल्यू चेंज हो गई, राइट। hence the operating point also shift, यानी कि उसके ऑपरेटिंग पॉइंट में चेंज होता है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट, ये जो लोड लाइन इसमें हमारी कल में बता रखा है, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो डिवाइस को हम कह सकते हैं कि प्रॉपर बैलेंस, राइट। तो इस अपने फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास।